सभी भाइयों को नमस्कार। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में। बहुत जितने भी हमारे भाई बहनें हैं इधर, जब से ये लिस्ट डाटा मांगा गया तब से बहुत परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी के लिए वैसे तो लाइव आने का कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन जब इतना फ़ोन कॉल्स आने लगे, परेशान हैं सभी लोग, तो चूँकि सबसे फ़ोन पर संवाद करना संभव नहीं होता है, तो इसलिए मुझे लाइव आप सबके बीच में आना पड़ा। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, तो फिर मैं शुरू कर सकूं। प्रवीण भाई नमस्कार, और कैसे हैं भैया? रामविलास भाई सभी ग्रुप में शेयर कर दो यार फटाफट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए बात तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अजीत भाई नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। रवि भाई नमस्कार, अनुराग भाई प्रियदर्शी भाई भी जुड़ चुके हैं, अनुज, योगेश भाई, फारूक, मनीष। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या रवि भाई? अब आ रही नहीं आ रही? कपिल भाई नमस्कार, और कैसे हैं कपिल भाई? माला की तरह पहले तो ज़्यादा बेहतर आवाज़ आएगी। अब आ रही आवाज़ नहीं आ रही? मनीष भैया नमस्कार, इरफान भाई नमस्कार, रिजवान भाई अब आवाज़ आ रही नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी। चाइनीज़ एक्चुअली क्या ना, हेडफोन है ना, तो वो तो जो है जानते हो कभी कभी अपना तिकड़म दिखाएगा ही। 6 महीने हो गए लिए हुए, तो शायद जो है अपना काम कर गया, इसलिए स्लो आ रही होगी। अब वैसे अब सही आ रही होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो अभी थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा है बहुत जोर पकड़ रहा है, तो बहुत सारे भाई ये कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सीट भर जाएंगी, फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उसके लिए जो है सबसे मुख्य बात है, उसके लिए मुझे लाइव आना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो है मात्र सभी बीएसए से डेटा मांगा गया है कि आपके यहाँ कितनी सीटें खाली हैं, कितनी फिलअप हो गई हैं, और क्या स्टेटस है, किन अब लोगों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया, मतलब जो भी वैकेंट पोस्ट हैं उनका डेटा मांगा गया है। लेकिन ये डेटा जो मांगा गया है वो भी एक फॉर्मेलिटी ही है। फॉर्मेलिटी इसलिए है क्योंकि अब आप सोच के देखिए कि कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि हमारे पास लगभग 4000 सीटें खाली हैं और 1100 समथिंग सीटें एसटी कैटेगरी की खाली हैं, यानी टोटल 5000 सीटों पर काउंसलिंग या रिमेनिंग वैकेंसी हैं जिन पर जो है हमको आगे क्या क्या करना है इन सीट का, और उन पर निर्णय लेना है। अब उनको भरना है या विसंगतियों वाले लोगों को निस्तारित करते हुए उनको देना है, या विकलांगों का जो कोटा नहीं दिया है 4% वो देना है कि नहीं देना है, उन सब के लिए सीट्स मांगी गई थी। लेकिन अब ये सीट्स कितनी खाली हैं इसका आंकड़ा मंत्री जी ने पहले ही दे दिया है। सीटों का जो ब्यौरा बीएसए से मांगा गया है तो बीएसओ को पहले ही बता दिया गया कि मंत्री जी ने बता दिया कि भैया 4000 सीटें हमने बता दी है, यानी कि किसी भी दशा में 4000 सीटों से ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है कि हमारे पास खाली हैं। अगर निकल जाती हैं तो वो किस्मत की बात है। अगर कोई बीएसए मथुरा जैसा ईमानदार निकल गया, उसने बता दिया हमारे यहाँ की 15 की जगह ज़्यादा खाली हैं, तो उसका भी वही हाल होना। इसलिए माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया कि भैया 4000 सीटें खाली हैं, अब किस जिले में कितनी दिखानी है वो आप लोग अपना निर्णय कर लीजिए। उसके बाद ये सर्कुलर जारी होता है कि आप ये बताइए कि किस जगह पर कितनी सीटें खाली, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं।
तो सीटें तो कितनी खाली हैं वो आपका जो आंकड़ा है 5000 का उसी के आसपास रहेंगी, उससे ज़्यादा घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। मुश्किल से हद जो है 200-400 कम हो सकती हैं या 200-400 ज़्यादा हो सकती हैं। और मुझे लग रहा है कि कम ही हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी विसंगतियों वाला जो मुद्दा है उनको भी वो लोग कंसीडर करेंगे। और दूसरा, जिन लोगों ने किसी कारण उस काउंसलिंग नहीं कराई, वो तो खैर बात की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद पालने के लिए उनको नहीं है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, जो हमारे भाई बंधु पूछ रहे हैं कि अगर सीटें भर जाएंगी तब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो रह जाएंगे, हमको तो नौकरी नहीं मिलेगी, फिर हम लड़ते रहे मुकदमा। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही थी, तो उनका निराकरण करना बहुत ज़रूरी हो चला है। तो सबसे पहले तो इस विषय में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या हमारा मुद्दा जो खाली सीटें हैं उनको भरने के लिए है, या जो हमारी सीटें थी उन पर जो जनरल कैटेगरी के यानी वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है उनको हमको प्राप्त करने की है। जाहिर सी बात है, हमारा मुद्दा वैकेंट सीटों को भरने की नहीं, बल्कि हमारा मुद्दा है जो हमारी पहले सीटें थी 27%, 21%, 2%, वो जो हड़प ली गई हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उठा करके जो वर्ग विशेष को दे दी गई हैं, उनको हमको प्राप्त करना है, या जो 2-3 हजार बची सीटें हैं उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम बची हुई सीटों के लिए बात करेंगे तो अगर कोर्ट में ये मुद्दा हम अपने मुकदमे में उठा देंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि फिर तो कोर्ट कह देगी ठीक है, मेरिट के क्रम में जितनी सीटें बची उनको भर लीजिए, फिर हमारा मुद्दा तो खत्म हो गया ना, हमारी प्लीडिंग ही खत्म हो गई। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा मुद्दा खाली सीटों का नहीं है। हमारा जो मुद्दा है वो जो हमारी सीट्स हैं, आरक्षित वर्ग की सीट हैं, उनको जो हड़प लिया गया है उनको प्राप्त करने की हमारी लड़ाई है। तो अगर जो वैकेंट पोस्ट हैं तो उन पर हमारा दावा नहीं है, हमारा दावा उन सीट्स पर है जिन सीट्स पर वर्ग विशेष अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। क्योंकि अगर वो सीटें हम लोगों को मिल जाती तो हम लोग अब तक बेसिक विभाग में आ गए होते। तो आप इस बात को लेकर के कतई मत परेशान हो जो है होने की ज़रूरत है कि जो सीट्स हैं भर जाएंगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें, इन सब का कोई मतलब नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारा 27% आरक्षण का है। अब वो सीट्स हमको लेनी है, हम ये 2000 सीटें लेकर के क्या करेंगे आप ये बताइए। एक तरफ हमारा पूरा 27% 3% दे दिया, 3.5%, 3.86 वो खा गए, यानी कि हमारा जो 23% आरक्षण है वो लेके वो बैठ गए। और हम किसकी बात कर रहे हैं? 2000 सीटों की। भाई अगर 5000 6000 सीटें भी खाली हो गई तो आपको ओबीसी को कितनी मिल जाएंगी? अगर फेयर हुआ, अगर एक मानक के हिसाब से मान लें, तब भी तो आपको 2000 से ज़्यादा नहीं मिलनी है। तो हम अपना 24-25% छोड़ करके 2% क्यों लेंगे? पहले तो ये बता दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इसके अलावा एससी कैटेगरी का भी यही है कि उनका जब 16% या 16% है, उनको भी अगर 1500 मिल गई तो उनके लिए तो कंसीडर होने वाली बात हो सकती है। लेकिन वो एसटी की सीटें हैं, लेकिन एससी में भी तो उनको 21% देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो उनका भी गुणांक काफ़ी लो जाएगा। तो जब भैया हमारा जो 67.11 से नीचे हमारा 27% था, उसमें हमको 3.5% दिया, तो हम जो 24% है, 23% है, वो हमको चाहिए, या जो ये चिल्लर बची है ये चाहिए? आप ये बताइए। इस तरीके से तो यही होता रहेगा कि हर भर्ती में आप हमारी 15,000 सीटें खा जाओ और लास्ट में हमको दो कितनी, कि ठीक है भाई 200-400-500 सीटें जो खाली बची वो ओबीसी को दे दो, ये इसी लायक है। तो आप उन 2000 सीटों पर दावा क्यों पेश कर रहे हो? आप उन सीटों पर दावा पेश कर रहे हो ना जो आपकी 27% वाली थी, जो आपको ओवरलैपिंग होने के बाद मिलनी चाहिए थी। वो सीटें आपको चाहिए, या आपको जो ये चिल्लर वाली बची हैं ये चाहिए? और इन पर दावा आपका इसलिए भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये सीटें चूंकि रिक्त हैं, तो इन पर केवल उन अभ्यर्थियों का दावा रहेगा जो वरीयता के क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भरी जाएंगी, मेरिट के क्रम में। ठीक है? तो अगर हम लोग
इन चिल्लर के चक्कर में अपना 27% जो छोड़ करके आ जाएंगे, तब तो आपका मुकदमा ही इन्फ्रक्चुअस होकर के खत्म हो जाएगा। फिर हमको क्या मिलेगा? कोर्ट कह देगी ठीक है इनको दे दो जा करके वो मेरिट के क्रम में। क्या मेरिट में हम लोग आ जाएंगे? जो रिक्त सीटें बची हैं, जितने 3000 याची हैं, 2900 2950 3000 मान के चलिए, तो अगर कोर्ट ने कह दिया कि जो वैकेंट पोस्ट बची हैं 5000, अभी ऑफिशियल कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है उसका, ना ही किसी ने दिया है, लेकिन कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग 5000 समथिंग सीटें खाली हैं। तो आप ये बताइए, अगर 5000 सीटें दे दिया आपको और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ये कदापि नहीं कहेगी कि आप इन्हीं को दे दीजिए, क्योंकि वो सीटें उस भर्ती की हैं 69,000 की, तो वो सीटें अगर आपको दे देगी तो आप तो मेरिट के क्रम में ही लिए जाओगे। तो जब वो सीटें ही निकल के नहीं आएंगी तो आपका चयन होने से रहा, उल्टा नुकसान ये होगा कि हमारा पूरा मुकदमा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैकेंट पोस्ट है वो तो मेरिट के क्रम में ही भरी जाएंगी, लेकिन अब चूंकि हमारी जो वैकेंसी थी 27% 21%, वो जो छीन करके हमसे हड़प करके दूसरे को दिया है, तो हमारा दावा उन सीट्स पर है। जब वो सीट्स हमको मिल जाएंगी तो ये सीट उसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगी। तो हम इस विषय में कदापि ये नहीं कह सकते कि साहब जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको हमको दे दो, क्योंकि अगर वैकेंट पोस्ट आप मांग लोगे तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा मुकदमा ही फाइंडिंग ही गड़बड़ हो जाएगी, सब प्लीडिंग जो हमारी है ही नहीं, तो उस पर अगर मिल जाएगी तो एक तो जितना हम लोगों ने मेहनत की वो खत्म हो जाएगी, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात जो हमारा मूल उद्देश्य था रिजर्वेशन प्राप्त करने का वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा मुद्दा वैकेंट पोस्ट का कदापि नहीं है, हमारा मुद्दा जो है वो 27%, 21%, 2% का है, ठीक ना। और इस मुद्दे को अभी आपने देखा होगा जो विकलांग वाला ऑर्डर आया हुआ है, विकलांग में कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी उसमें स्टेट ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो भी सीट्स हैं उनमें जो विकलांग वाले दिव्यांग वाले भाई हैं उनके लिए जो सेंट्रल के कानून हैं, जो उत्तर प्रदेश के कानून हैं और जो नियमावली कह रही है उनके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है 4% वो उनको दिया जाएगा। अभी तक तो ये 2% दे रहे थे, लेकिन अब चूंकि दृष्टिबाधित हो गया, हियरिंग डिसऑर्डर हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, और अब मानसिक मंदता भी एक है जो 2016 में जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके तहत इनको 4% का कोटा देना चाहिए। तो अब जो 4% है, तो अब जो भी 4% है तो 4% तो वो भी इनका विकलांगों का ही निकल गया, और विकलांगों का 4% इन्होंने पिछली भर्ती में जो 2 पार्ट हो चुके उसमें दिया नहीं है। तो ये जो सीटें बच रही हैं ये इनमें सबसे ज़्यादा सीटें दिव्यांग भाइयों को मिलने वाली हैं। फिर रही सही सीटें उनको मिलेंगी जो क्या बोलते हैं SC भाई हैं, जो ST की खाली हुई हैं। तो अगर इन पर हम दावा अपना ठोक देंगे तो कोर्ट कह देगी कि हम दूसरे की सीटें तुमको कैसे दे दें। तो आप उसी पर दावा करोगे ना जो आपका है। आप सिर्फ इतना कहो ना कि हमारा 27% हमको दे दो 67.11 से, मतलब बस इतना हमको कहना है ना। हमको ये थोड़ी कहना कि साहब जब तुम दूसरे की क्यों छीनोगे, जो आपका छीना हुआ है वही तो आप अब बात करोगे, दूसरे का छीनने की बात करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इसको समझने की जरूरत है, ठीक ना। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमको केवल अपने 27% को चाहिए। आप हमको 27% 67.11 से नीचे हमको दिखा दीजिए, बात खत्म हो गया। दिखा दीजिए, दे दीजिए, अगर हम गलत हैं तो आप हमको डिसमिस कर दीजिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात जो ये है कि जब आप अपना मांगेंगे तभी आपको मिलेगा, और अगर आप दूसरे का छीनने का प्रयास करोगे कोर्ट में कम से कम, तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या होने वाली होगी। तो इसलिए हमारा मुद्दा रिक्त सीटों का नहीं रहेगा, हमारा मुद्दा रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपना 27% का, ठीक ना। अब इसका भी मैं जवाब दे देता हूं कि अगर सीटें भर गई तब क्या होगा। इससे पहले 2014 में एक भर्ती आई थी, आप लोग जानते होंगे, UPP वाली। वो मुद्दा यही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन वाला था, ठीक ना। उसमें यहाँ से पूरा मुद्दा लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में ऑर्डर आया, DB में आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आया। तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ने क्या कह दिया, सरकार ने क्या कहा कि साहब हमारे पास पद नहीं बचे हैं। अब जो
अच्छा, उसमें दो कंडीशंस आ गई थी। कंडीशन नंबर एक थी कि जो लड़के रिजर्वेशन ना मिलने की वजह से बाहर हो गए थे उनके फेवर में सिंगल बेंच से भी डिसीजन आ गया था, टीवी से भी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जब दोनों जगह से वो लड़के बाहर कर दिए गए और आरक्षित वर्ग वाले जीत गए, तो जो लड़के बाहर हुए वो लड़के भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बोले साहब हम तो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। अब 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। वहीं पर क्या हुआ, जो लड़ रहे थे वो बोले साहब हम 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी सीटें हड़प ली गई सरकार के द्वारा, दूसरों को दे दिया गया, तो हम कहाँ जाएंगे। मैटर दोनों जगह फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मर्सी ग्राउंड पर जाने की कोशिश करने लगी। एक तरफ तो वो अभ्यर्थी थे जिनकी थाली छीन ली गई, जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई, 27% जिनका आरक्षण छीन लिया गया। दूसरी तरफ वो बंदे थे जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे, जिनको रोजी रोटी मिल गई थी, उनके बच्चे हो गए तो उनका स्टेटस सिंबल, सामाजिक पद प्रतिष्ठा इत्यादि मेंटेन हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट करे तो क्या करे। उसने कहा कि एक तरफ तो ये हैं भूखे बच्चे, एक तरफ वो हैं जिनकी थाली दूसरे लोग खा गए। अब समस्या बहुत वो दिक्कत वाली हो गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है ऐसा करो, तुम जो ये लड़के हैं इनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर दो। तो कोर्ट स्टेट ने साफ साफ कह दिया कि भैया हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सब सीटें हमने भर दिया है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप लिस्ट रद्द कर दीजिए। जब लिस्ट रद्द करने का ऑर्डर होने लगा तो जो चयनित थे, चयनित मतलब जो ट्रेनिंग करके जॉब कर रहे थे पुलिस वाले, वो कहने लगा साहब हम कहाँ जाएंगे, हमारी थोड़ी ना गलती है, हम तो चयन सूची में स्थान बना, हमको कॉल लेटर आया, हमने ज्वाइन कर लिया, हमारी क्या गलती है, हम कहाँ से गलत हैं जो आप हमको बाहर कर रहे हो। अब बात उन लड़कों की भी सही थी कि भाई जो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने नियुक्त पत्र जा करके पुलिस एवं कार्मिक विभाग से छीन लिया था कि लाओ हमको दे तो हम ज्वाइन कर ले। उन्होंने दौड़ कंप्लीट की 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। उन्होंने जो है रिटर्न निकाला, उसके बाद मेरिट बनी, उसमें उन्होंने स्थान बनाया। तो अब उन लड़कों की भी गलती नहीं कि वो कहाँ जाए। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के व्यक्ति बोले साहब हमारी सीटें सरकार ने इनको दे दी, हम कहाँ जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो कि जो है लिस्ट रद्द हो गई, कोई और रास्ता बताओ। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा करिए कि अगर आपके पास पद बचे हों तो आप दे दीजिए। कहीं साहब हमारे पास पद ही नहीं बचे। तो कहा कि ऐसा करो कि अगर कुछ हो सके तो पद सृजन करके दे दो, मतलब नए पद बना करके, यानी नए पद पर नियुक्ति इनको दे दी जाए। तो वहां पर सरकार ने 3 चीजें करी, कोर्ट ने तीन ऑर्डर पास किए। पहला ऑर्डर उन्होंने ये किया कि या तो चयन सूची रद्द मानी जाए, नंबर 1 बात। नंबर 2 उन्होंने कहा कि अगर आपके पास रिक्त सीटें हैं तो जो ये कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनको रिक्त सीटों पर दे दीजिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास पद नहीं है तो आप पद सृजन करके दे दीजिए। तीनों ऑप्शन में से आपको क्या करना है। फिर बाद में क्या हुआ वो सभी लोग जानते हैं कि जो उनके पास पद थे छुपा के रखे गए थे, उन्हीं पर जो है उनको जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। तो हमारे कहने का मतलब है आप अपना हिस्सा मांगो ना, दूसरे का हिस्सा लेने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर सुप्रीम कपिल सिब्बल साहब उसमें अपीयर हुए थे। तो कपिल सिब्बल साहब का आर्गुमेंट यही था कि साहब हम दूसरे का नहीं मांग रहे, इनका क्या करना है स्टेट जाने, हमारा हमको चाहिए। स्टेट ने इनको अपॉइंटमेंट किया, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारा कोटा था 27% वो हमको नहीं मिला। तो हमको सिर्फ अपने कोटे की बात करनी है, वो भी उस स्तर से जहां से यूआर कैटेगरी की मेरिट खत्म होती है, यानी 67.11, यानी 67.11 से आप हमको नीचे 27% दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं रहेगी। वही इस पुलिस भर्ती में भी हुआ था। कोर्ट ने यही कहा कि आपको या तो इनको सबको दे दो, या तो हम लिस्ट रद्द करके ड्रा कर दे रहे हैं, काम खत्म हो जाएगा, और या फिर आपके पास अगर पद हैं तो दे दो, नहीं पद है तो सृजन करके दे दो, ठीक है। एक्चुअली वहां पर सरकार ये चाह रही थी कि जो है हम जिनको गलत अपॉइंटमेंट दे दी वो भी बच जाएं, हम भी बच जाएं, और ये खाली झंडा हिलाते रहें जो 2 साल से 3 साल से लड़ रहे थे। इसलिए कोर्ट ने वहां पर ये ऑर्डर पास कर दिया कि भैया या तो आप इनको कंसीडर कर लो, या तो आप लिस्ट रद्द कर दो, और अगर पद इनको आप करना चाहते हो, आपके पास पद नहीं है तो आप पद सृजन कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, तो ये ऑर्डर हुआ था। तो इसलिए हमको वैकेंट पोस्ट से मतलब नहीं है। वैकेंट पोस्ट की बात करोगे वो सीधे कह देगा आकर के एडवोकेट जनरल कि साहब ये स्पेशल कैटेगरी की सीट्स हैं, ये साहब फ्रीडम फाइटर की सीट्स हैं, ये साहब विकलांगों की सीट्स हैं, ये दृष्टिबाधित वालों की हैं, क्या कर लोगे आप? तो कोर्ट कहेगी अच्छा तुमको हम ये स्पेशल कैटेगरी वाली सीट्स दे दें। आप देखिएगा जब 67,867 की लिस्ट निकली थी तो उसमें सबसे नीचे क्या लिखा तो हुआ था कि 67,000 की 69,000 थी, 67,000 की लिस्ट निकली तो नीचे क्या लिखा था, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे। यानी कि उसमें योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण वो सीटें रिक्त थी ना। तो वही चीज इसमें जो रिक्त सीटें बच रही हैं उसमें यही तो है ना कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीटें बची हैं वो हमारे जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें हैं। अब दूसरे अभ्यर्थियों में कोई भी दिखा सकता है। जब आप ऐसी बातें करोगे ना साहब वो हमको दे दी जाए तो वहाँ पर जानते हो क्या कहेगा, नंबर 1 तो कहेगा साहब ये उनकी सीटें हैं जिनमें विसंगतियाँ थी, यानी जिनके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि थी। नंबर 1 तो वो ये बता देगा। नंबर 2 बता देगा साहब ये तो दिव्यांगों की सीटें थी, क्योंकि दिव्यांगों में जो है जो 2% हमने दिया है, दिया क्या 1% नहीं दिया है, लेकिन जो केंद्रीय कानून है वो 4% का है और स्टेट ने कुछ नहीं दिया है। तो कह देगा साहब ये तो 4% सीटें जो 67,867 की थी वो 4% सीटें तो दिव्यांगों की हो गई। तो दिव्यांगों की ये हो गई, जिनकी विसंगतियां थी उनकी हो गई। तो दूसरे की सीटें हम कल को विसंगतियों वाले बच्चे कोर्ट चले गए या कुछ हो गया, उनके फेयर में जजमेंट आ गया कि हमारा चयन सूची में नाम था, इन्होंने दूसरे को कैसे दे दिया, तो वहां पर आपका मुकदमा पूरा डाइवर्ट हो जाएगा और हमको उस मुकदमे को डाइवर्ट नहीं करना है किसी भी दशा में। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, पापा आ गए पापा। हाँ अभी कर रहे हैं आधे घंटे में। तो कहने का मतलब है कि हमको सिर्फ अपने लोकस की बात करनी है, ठीक ना। इसके अलावा दूसरी चीज एक हमारे जो बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं कि महानिदेशक को आप पत्र भेजिए जिसमें ये कहा गया कि जो वैकेंट पोस्ट है उन पर हमको दे दो। यार ये बताओ, क्या महानिदेशक का पद 1981 सेवा नियमावली में है? और अगर नहीं है तो ये कैसे बैठा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। जिस महानिदेशक से आप न्याय की उम्मीद कर रहे हो वो एक स्टाम्प है, जैसे महामहिम है केंद्र में, कि जहां पर जरूरत होती है वो स्टाम्प लगा करके अपना काम करवा लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी पावर्स हैं वो महानिदेशक को दे दी गई हैं और महानिदेशक का पद जब आप 1981 शिक्षा सेवा नियमावली निकालोगे, अधिनियम निकालोगे, तो उसमें कहीं पर भी महानिदेशक का पद ही नहीं है। महानिदेशक को केवल प्रोटोकॉल के तहत ये लोग लाए हैं और वो इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हम मनमानी कर सकें। नहीं तो सबसे पहले तो वही मेन अथॉरिटी तो बीएसए है ना, जिला स्तर पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बीएसए है। बीएसए के बाद सचिव है, फिर उप सचिव है, फिर विशेष सचिव है और उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं लखनऊ में बैठते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है वो डायरेक्टर एससीईआरटी जो कंट्रोल करता है वो है। इसके अलावा कहीं पर भी तो 1981 में नहीं है। अब इनको प्रोटोकॉल के तहत ला दिया गया, जिसका ऑर्डर ये है कि हाँ हम एक ही जगह से जो भी पावर है उसको हमको करवानी है। नहीं तो आपने सारे परिषद के अधिकार छीन लिए, आपने सारे बीएसए के अधिकार छीन लिए, आपने सारे डायरेक्टर के अधिकार छीन लिए। तो आप उस बंदे से लेटर भेज करके उम्मीद लगा रहे हो जिसके इशारे पर सारा काम हुआ है। हम लोग तो जब प्रतिनिधि मंडल में गए थे तो जो लोग थे वो सब जानते हैं कि क्या हश्र हुआ था महानिदेशक साहब का, ठीक ना, एक बोलती बंद हो गई थी। तो उससे आप ऐसे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कर रहे हो जो हमेशा आपके अगेंस्ट ही है, जिसके होने से ही सारी चीजें हम लोगों का अधिकार लिया गया है। ठीक है, तो आप ये सब ऐसी बातें मत करिए जो है कि कहीं ऐसे पत्र भेजने भर से जो है आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। उल्टा जो आप लोग ये कर रहे हो कि हाँ हमको दे दिया जाए, फलाना दे दिया, ढमाका दे दिया, तो अपने ही समाज के लोग जो मुर्दुक तरह अभी पड़े हुए हैं घरों में, जिनको अपने समाज से अपने अधिकारों को के लिए क्या हुआ क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं, वो भी कल को यही तुम्हारी पोस्ट पढ़ के नई नई याचिका लेकर के आएंगे। ठीक ना, जैसे अभी चिल्लाते थे कुछ लोग कर रहे थे
जो चयनितों के द्वारा करवाई जा रही थी उनको कोई मतलब नहीं। यही चयनित थे जो तुम्हारा सत्यानाश करके गए थे चंद्रा साहब के यहाँ से। किस तरीके से हम लोगों ने उसको स्टैंड कराया वो बताने की जरूरत नहीं है, और वही लोग फिर वो कर रहे हैं और आप उनको बहाना दे रहे हो। जब इस तरीके के पोस्ट कर देते हो तो फिर जो सुसुप्तावस्था में हैं वो भी जो है हिलडुल पे फिर आने लगेंगे। तो ऐसा मत करो यार। जो परेशानी सबको है, समस्या सबको है, हर कोई जानता है, चाहता है कि हाँ जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, सारी चीज़ें हों, ठीक ना। और इस तरीके की जब करोगे तो उससे नुकसान होगा। हालांकि इस बार कोर्ट ने लिख दिया है जजमेंट में, तो वो संभवतः 12 से कंटिन्यू हो जाएगा। और जो ये काउंसलिंग वगैरह करवाने का सपना देख रहे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो 99.99 उस जो भी हमारी पोस्ट बची हैं उनसे पहले 99% जो है अपना केस डिसाइड हो जाएगा, ठीक ना। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो 12 की डेट, तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ हो रहा था। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप भरोसा रखिए। इस बार जो है 12 की जो सुनवाई होने वाली है तो उसमें जो है पूरी उम्मीद है जो आपकी ये काउंसलिंग और वैकेंट पोस्ट इत्यादि वाला विवाद है उससे पहले ही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अब आपका केस ज़्यादा लंबा खींचेगा नहीं। बस थोड़ा सा ईश्वर अगर मैं साथ दे गया तो, क्योंकि अब इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है नहीं। और रही बात जो सरकार को फाइल करना था 1 हफ्ते में, तो अभी उनके पास थोड़ा सा टाइम है 12 से पहले, चूँकि 6 तक कोर्ट तो बंद ही है। तो 6 से अगर वो फाइल करना चाहेंगे तो 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक वो फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइल तो वैसे नहीं करेंगे, जो भी रहेगा वो केवल आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे। जो आंकड़ा उन्होंने दे दिया है उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़। और एक, हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है फेसबुक पर जो है तैर रहा था, वो भी बताना ज़रूरी हो चला है। वो है कि किसी ने हमको पोस्ट भेजी थी, मैंने तो नहीं देखा था। उसमें लिखा था कि अंदर की खबर, बाहर की खबर, सरकार काउंसलिंग करवा के क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ये सारा कुछ भेजा था। तो मैं भैया बड़ा खुश हूँ कि अगर क्लोजर रिपोर्ट ये कल लगानी हो तो ये आज लगा दें, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट लगा देने से बहुत बड़ा काम हम लोगों का हो जाएगा। उसका रीजन ये रहेगा कि अगर क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोई भी नई पिटीशन जो है कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ खड़े होकर के इतना कहना है कि साहब हमने भर्ती क्लोज कर दी, ठीक ना। लेकिन अब हमारा लोगों का क्या रहेगा? तो हमारे लोगों के जो केसेस हैं वो पहले के ही हैं, तो हम लोगों को कोई नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो अभ्यर्थन है, जो हमारा कैंडिडेचर है, वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट लगाए या ना लगाए। हाँ, क्लोजर रिपोर्ट लगा देने से उन लोगों को भी जरूर बहुत बड़ा नुकसान होगा जो अभी तक सो रहे थे या सो रहे हैं। वो लोग फिर आगे आने के लिए ख़त्म हो जाएंगे, उनकी पहली पिटीशन पहली डेट में ख़त्म हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट लग जाए, ठीक ना। तो क्लोजर रिपोर्ट से लगने से हमारे लोगों का फ़ायदा ही रहेगा, हमारे लोगों का नुकसान नहीं रहेगा। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगी तो हम भर्ती हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी, या भर्ती पर जो है हमारा ही राइट मतलब जो है हम लोगों का कैंडिडेट ख़त्म हो जाएगा कि कोर्ट केस चलता रहेगा, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं। क्लोजर रिपोर्ट केवल और केवल फ्यूचर के लिए रहती है, जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही होती है उससे कोई मतलब नहीं। तो चूंकि हम लोगों का मुकदमा चल रहा, हम लोगों की पिटीशंस पहले की हैं, फाइनल सब्जेक्ट टू पिटीशन, यानी जो पूरी भर्ती है वो हमारी याचिका के अधीन है। तो चूंकि हमारी याचिका के अधीन है भर्ती, तो हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लोजर रिपोर्ट लग जाए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्लोजर रिपोर्ट से हमारे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारा मुद्दा है वो वैकेंट पोस्ट का नहीं है। हमारा मुद्दा हमारे 27%, 21% रिजर्वेशन प्राप्त करने का है, जो इन्होंने हड़प लिया है। तो हमको वो चाहिए, हमको चिल्लर नहीं चाहिए। हमारा आप लाखों का नुकसान कर दिए और हमको कह रहे हो लो अच्छा 20 रुपये रख लो। हम 20 रुपये के लिए दावा ठोके हैं कोर्ट में,
हम 50 लाख रुपए लाखों रुपए इसलिए कोर्ट में फूंक दिए वकीलों को कि हमको 2000 सीट मिल जाए या हमको हमारा 27% मिल जाए। कल को ये अगर ऐसा होगा तो यही हरामखोर यही करेंगे, हर भर्ती में यही करेंगे कि ठीक है सारा हड़प लो ओबीसी एससी का और फिर लास्ट में चिल्लर फेंक दो, ठीक ना। तो हिटलर वाला काम नहीं करना है कि पहले मुर्गे के सारे पंख नोच लो, उसको लहलुहान कर दो, फिर 2 दाने जेब से उठा के डाल दो, उसके पीछे चुगता हुआ चलने लगे, तो वो हमको नहीं चाहिए। हमको हमारा 27-21% चाहिए, ठीक ना, हर हाल में चाहिए। और ईश्वर ने चाहा तो दोनों चीज़ें मिलेंगी। दोनों चीज़ें में क्या क्या होंगी वो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। और दूसरी चीज़ 12 के बाद लंबी डेट तो हमारा प्रयास रहेगा नहीं लगेगी, संभवतः 2-1 जो बहुत ज़्यादा है कि बीच में 1-2 दिन छुट्टी है, तो हमें नहीं लगता है कि लंबी डेट लगेगी, क्योंकि कोर्ट ने भी लिख दिया कि जो भी चीज़ें हैं वो आप ले करके आइए, आपको इस बीच में जिस भी पिटीशन में खाना पूर्ति करनी वो सारा आप कर लीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो हम लोग अपोज करेंगे, लंबी डेट तो नहीं पड़ेगी ईश्वर ने चाहा तो, ठीक ना। तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी ये हो ही गया है। और हाँ, ये जो एक बहुत बड़ा जन्म लिया है, ये तस्लीम वाली रेट थी, वो भी हमने पिछली बार ही बंधवा दिया था, और इस बार जा कर के जो निकलवा लिया था फाइल, और इस बार जो 6 तारीख को कोर्ट ओपन हो रही है तो बंडल में बंधवा करके अपडेट करवा देंगे, और वो जो है 100% जो है इस बार की सुनवाई में आ जाएगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक ना। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो वो बता दीजिए, तो उसके विषय में भी मैं चाहूँगा कि जो है आप लोगों को जवाब दे दिए जाए। सोनू भाई कह रहे हैं कि जो है सरकार जो है भागेगी तो नहीं कोरोना का बहाना बना करके। देखिए भैया, जितना भागना था भाग गई। हमारा मुद्दा मनीष माथुर साहब की कोर्ट से ही डिसाइड हो जाता, लेकिन कुछ दिक्कतें हो गई, उसकी वजह से नहीं डिसाइड हुआ। तो अगर सब कुछ सही रहा तो इस कोर्ट से हमारा मुद्दा न केवल डिसाइड होगा बल्कि हम लोग जीत कर निकलेंगे, ये आप भरोसा रखिए। और एक सेकंड, हम आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो ले लेते हैं। मानवेंद्र यादव भाई कह रहे हैं कि जो याची वाला खेल है बहुत गड़बड़ है। वही मैंने बता दिया है इसमें कि भैया हमको केवल याची राहत से हमारा काम नहीं चलना है। हमारा यार ये बताओ कि अगर इसमें मिल गया तो ये साले हर भर्ती में आकर के यही करेंगे कि 1000 भर्ती है, 900 भर लो, वर्ग विशेष का 100 बची उसमें दे दो, पर जो लड़ने वाले हैं उनको चिल्लर बना करके 4-6 साल तक घुमाते रहो, 1-2 साल तक जो भी हो। तो वो हमको नहीं करना है। हमको हमारा जो राइट है 27%, 21%, वो हमको चाहिए ही चाहिए, उसमें किसी भी तरीके के नहीं होंगे। वो चाहे रद्द करके आप दो, चाहे ऐड करके दो, वो जो टेक्निकलिटी है वो कोर्ट हैव टू डिसाइड, कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, उससे हमको नहीं मतलब है। अनिल कुमार चौरसिया भाई, वो जो कनेक्ट होने वाली थी वो मैंने बता दिया, मैं पिछली बार निकलवा दिया था, लेकिन चूँकि 4 बज गया था तो उसमें फीड नहीं हो पाई थी, तो इस बार जा करके बंडल में बंधवा देंगे और आपकी फीड होकर के 12 तारीख के लिए आ जाएगी। पुष्पेंद्र भाई वो बोल रहे हैं 27 और 21%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चीज़ है। अजीत भाई कह रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट देख करके मैं दुखी हो गया हूँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट से आपको दुखी होने की बात नहीं है, आपको खुश होने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि क्लोजर रिपोर्ट लगाए तो ये क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी तो हम लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है, रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्लोजर रिपोर्ट लगाने से हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा फ़ायदा ही है। क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट से एक हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जो ये कुछ चयनितों के जो है चूजे हैं वो नया जो है सिगुफा लेकर के वो कर रहे हैं, उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट लगाते। क्लोजर रिपोर्ट लगने का मतलब ही है कि सारा रास्ता बंद, केवल उन्हीं पर विचार किया जाएगा जो पहले से पेंडेंसी में मामले होंगे। तो क्लोजर रिपोर्ट लगा दे, हमारे लिए सही रहेगा। हमारा कैंडिडेट चूँकि कोर्ट में भर्ती में बना है तो वो हमेशा बना रहेगा, लेकिन आगे वाले लोगों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट सीधे पूछेगी कि आप अभी तक कहाँ थे, और सरकार कह दे कि साहब हमने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, काम खत्म। तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्लोजर रिपोर्ट, उसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है।
अनुराग भाई कह रहे हैं 12 के बाद लंबी डेट ना लगने पे। आप डेट की बात कर रहे हैं, हमारा तो प्रयास ये है कि 12 से कंटिन्यू सुनवाई हो जाए और सुनवाई होकर के मैटर डिसाइड हो जाए। तो डेट की अभी हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हर हाल में जो है किसी भी तरीके से मुकदमा 12 को सुन करके कंटिन्यू हो जाए बस। अब हमको डेट के विषय में तो सोचना भी गुनाह है। मनीष चौधरी भाई, आपकी मैंने समस्या बता दी है, सारा काम हो गया, आप निश्चिंत रहिए। अंसारी साहब कह रहे हैं कि लिस्ट सरकार के द्वारा लिस्ट नहीं दी गई है। हाँ, सरकार के द्वारा लिस्ट नहीं दी गई है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब एक हद तक मौका दिया जाता है और वो मौका देने के बावजूद भी जब आपको नहीं अपना पक्ष रखते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है। फिर जो कोर्ट में उपस्थित एविडेंस होते हैं, जो कोर्ट में उपस्थित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एनेक्जर्स होते हैं, उनके आधार पर जो है कोर्ट जो है मैटर को निर्णित कर देती है। उसमें पूरा कोर्ट मेंशन कर देती है कि हाँ फलानी डेट में हमने आपसे कहा था आप अपना पक्ष रखिए। फिर दूसरी डेट हो गई, तीसरी डेट हो गई, चौथी डेट हो गई। तो आप जब आपको इतना मौका दे दिया गया उसके बाद ये मान लिया जाता है कि अब आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है और आपसे कहा गया कि भैया अगली डेट पर अपने फेवर के सबूत लाओ, गवाह लाओ। आपको ठीक है साहब अगली डेट, फिर आया कि हाँ लाए नहीं लाए, दूसरी तीसरी तीस तरीके जब कंटिन्यू होती जाती तो जब आप नहीं प्रस्तुत करते हो तो कोर्ट मान ले जाती है कि भाई इतना मौका दे दिया गया, अब आपको अपनी उसमें कुछ नहीं कहना है। इसलिए जो है जो कोर्ट है वो डिसाइड कर देती है मैटर को। रुको चलो आ रहे लाइव चला, रुको तो रामदान पवार भाई कह रहे हैं कि जो है कुछ लोग नई मेरिट। देखिए आप ये समझ लीजिए कि जो भी सीट्स हैं वो स्पेशल कैटेगरी की हैं, विकलांगों की है, इन सब की हैं। तो अगर कोई ये सपना पाले, जो भी टीम लीडर हो, सॉरी टीम लीडर बता रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एमआरसी मुकदमे में अपना थोड़ा सा भी टाइम दे रहा हो, वो अगर कोई इस शंका में है कि उसका हो जाएगा तो भैया कुछ जिनका होगा उनको अभी कहाँ भी देखे रहिए। जिस दिन अभी 2 मई तक तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, अधिसूचना जारी है, तो हमें नहीं लगता कि कुछ होने की उम्मीद है। बाकी निश्चिंत रहिए, ईश्वर ने चाहा तो 12 से कंटिन्यू हो करके हम लोग का मैटर डिसाइड हो जाएगा। न केवल डिसाइड होगा बल्कि अपने पक्ष में मैटर आएगा। मनीष भाई पूछ रहे हैं कि एससी कैंडिडेट कितना सेफ है तीसरी मेरिट लिस्ट में। अब यार ये तो हम लोगों ने देखा था, तो ये मान के चलिए 59 59.5 तक वाले उम्मीद कर सकते हैं। सत्यव्रत भाई नमस्कार भैया। जितेंद्र भाई हाँ बिल्कुल जॉब से ही मतलब है, लेकिन जॉब के साथ साथ अगर कुछ और भी मिल जाए तो वो बुरा नहीं होता है। अजीत भाई आप लोग यार, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी निश्चिंत रहिए, हमारा मुद्दा आरक्षण है, जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर मत जाइए, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द सफलता मिलेगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अप्रैल खाली नहीं जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।